नमस्कार। जमीन अपनी है या पुरखों की, ये सवाल ना कई बार परिवारों में बहुत बड़े विवाद खड़े कर देता है। हाँ बिल्कुल। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही बिल्कुल ताजा फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। यह है अंगाड़ी चंद्रन्ना बनाम शंकर और अन्य, 22 अप्रैल 2025 का। हमारे पास इस फैसले के कुछ खास अंश हैं और हमारा मकसद ये है कि इस जटिल संपत्ति विवाद को थोड़ा आसान करके समझे, देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या लाइन ली। हाँ, मतलब मेन सवाल यही था कि संपत्ति पुश्तैनी थी या सेल्फ एक्वायर्ड, है ना? बिल्कुल। और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों, खासकर हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, क्यों पलटा। तो मामला था क्या असल में? थोड़ा बैकग्राउंड बताइए ना। देखिए, मामला कर्नाटक का है। महादेवीपुरा गांव में कोई 7 एकड़ 20 गुंटा जमीन थी। अच्छा। एक पिता थे सी जयरामप्पा, जो इस केस में प्रतिवादी नंबर 1 है। उन्होंने 1989 में ये जमीन खरीदी। किससे खरीदी? अपने ही भाई से, पिप्पे स्वामी से। मजे की बात ये कि भाई को ये जमीन 1986 के फैमिली पार्टीशन मतलब बंटवारे में मिली थी। ओके, तो भाई को बंटवारे में मिली, उसने पिता को बेच दी 1989 में। हाँ। और फिर कुछ साल बाद 1993 में पिता ने वो जमीन बेच दी अपीलकर्ता को, यानी अंगाड़ी चंद्रन्ना को। और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। पिता के बच्चों ने, जो वादी थे, उन्होंने केस फाइल कर दिया। क्या दावा था उनका? उनका कहना था कि ये जमीन तो असल में पुश्तैनी है, दादाजी की संपत्ति का हिस्सा। तो पिता अकेले उनकी मर्जी के बिना इसे बेच नहीं सकते थे। अच्छा। तो ये मामला फिर अदालतों में चला। सुलह काफी उलटफेर हुआ इसमें। हाँ, काफी। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने तो बच्चों के फेवर में फैसला दिया, मान लिया कि जमीन पुश्तैनी है। ठीक है। लेकिन फिर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने फैसला पलट दिया। हाँ। कहा कि नहीं, ये पिता की अपनी कमाई हुई, मतलब स्व अर्जित संपत्ति। हाँ, और फिर मामला और उलझ गया जब हाई कोर्ट ने फिर से पासा पलट दिया। मतलब? हाई कोर्ट ने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को, मतलब बच्चों के हक वाले फैसले को, सही ठहरा दिया। बाप रे। तो इसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर अपील करता सुप्रीम कोर्ट गए होंगे? एग्जैक्टली। वहीं से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मेन दलील क्या रखी? मतलब हाई कोर्ट के फैसले को क्यों गलत बताया? उनकी जो मुख्य दलील थी वो थोड़ी टेक्निकल थी, प्रक्रिया से जुड़ी हुई। अच्छा। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने ना सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की धारा 100 का गलत इस्तेमाल किया है। धारा 100 सीपीसी, ये क्या है? देखिए, धारा 100 हाई कोर्ट को दूसरी अपील सुनने का अधिकार देती है, लेकिन सिर्फ तब जब मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल, जिसे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, वो शामिल हो। मतलब तथ्यों पर दोबारा विचार नहीं कर सकती हाई कोर्ट? हाँ, मोटे तौर पे यही। तथ्यों का मूल्यांकन तो पहली अपीली अदालत कर चुकी होती है। हाईकोर्ट का काम सिर्फ कानून के सवाल देखना है। अपीलकर्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने तथ्यों में घुसकर गलती की है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। ये तो क्रिया की बात। लेकिन असली झगड़ा तो वही रहा होगा, जमीन पुश्तैनी थी या नहीं? हाँ बिल्कुल, सारा दारोमदार उसी पर था। तो बच्चों ने क्या तर्क दिया कि ये पुश्तैनी है? बच्चों का, मतलब वादी पक्ष का कहना था कि पिता ने जमीन खरीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया वो असल में संयुक्त परिवार के न्यूक्लियस फंड से आया था। न्यूक्लियस फंड मतलब? न्यूक्लियस मतलब परिवार की कोई पुरानी संपत्ति या जमा पूंजी, जिससे और कमाई या संपत्ति बनाई जा सके। अच्छा। बच्चों ने दावा किया कि पिता ने बंटवारे में मिली जमीन की इनकम, अपनी मजदूरी, बंटवारे में मिले कोई 10,000 रुपए नकद, जिसका जिक्र कहीं नहीं था वैसे, और अपनी माँ यानी बच्चों की दादी से मिले पैसे, इन सब को मिलाकर जमीन खरीदी। इसलिए ये संपत्ति भी संयुक्त परिवार की ही हुई। और पिता और जो खरीदार थे उनका क्या कहना था? उनका तर्क सीधा था। बचाव पक्ष ने कहा कि देख, 1986 में परिवार का रजिस्टर्ड बंटवारा हो गया था। हाँ, वो तो हुआ था। तो बंटवारे के बाद 1989 में जब पिता ने अपने भाई से जमीन खरीदी तो वो उनकी अपनी निजी स्व अर्जित संपत्ति बन गई। सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा किसी पारिवारिक फंड से नहीं आया, बल्कि अपनी बचत और एक गवाह थे DW3 नरसिम्हा मूर्ति, उनसे कर्ज लेकर जुटाया था। अच्छा, कर्ज लेके? हाँ, और ये भी बताया कि बाद में पिता ने अपनी कोई दूसरी जमीन बेचकर वो कर्ज चुकाया भी था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया? पुश्तैनी बनाम स्व अर्जित वाले पॉइंट पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के रजिस्टर्ड बंटवारे को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ओके। कोर्ट ने कहा कि भाई, जब एक बार रजिस्टर्ड बंटवारा हो गया,
सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया तो वो उनकी अपनी संपत्ति हो गई। ठीक है। उसके बाद 1989 में जब पिता ने भाई से जमीन खरीदी तो कानूनी नजरिए से वो उनकी स्वार्जित संपत्ति ही मानी जाएगी। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। जब तक कि कोई ये पुख्ता तौर पर साबित ना कर दे कि इसे खरीदने में परिवार का साझा पैसा लगा था। अच्छा। तो क्या बच्चे ये साबित कर पाए? वो न्यूक्लियस वाली बात, यहीं पर वादी पक्ष मतलब बच्चे चूक गए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए। कोई सबूत नहीं। हाँ, मतलब ये साबित करने के लिए कि कोई न्यूक्लियस या जॉइंट फंड था भी और उसी पैसे से जमीन खरीदी गई, वो 10,000 रुपए नकद मिलने की बात या दादी के पैसे देने की बात, ये सब बस कहा गया, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। और बंटवारे के कागज में भी नकद का जिक्र नहीं था। नहीं था। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने कर्ज देने वाले गवाह DW3 को पेश किया और कर्ज चुकाने की बात भी सामने रखी। ये तो काफी क्लियर हो गया फिर। मतलब सिर्फ ये कह देना कि हम जॉइंट फैमिली थे, ये काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर जोर दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी साबित करने का भार उसी पर होता है जो दावा कर रहा है कि संपत्ति पुश्तैनी है। सही। कोर्ट ने एक और कॉन्सेप्ट पर बात की, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग। वो क्या होता है? ब्लेंडिंग मतलब जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी में मिला देता है अपनी मर्जी से। अच्छा, जैसे अपनी कमाई का पैसा घर के साझे फंड में डाल दिया। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि पिता ने ऐसा कुछ किया हो। उन्होंने तो जमीन खरीदी थी, उसे कॉमन स्टॉक में मिलाया नहीं था। समझ गया। और कोर्ट ने पिता की जमीन बेचने के कारण पर भी कुछ कहा? हाँ, उस पर भी ध्यान दिया। पिता ने कहा था कि उन्होंने जमीन बेटी की शादी के खर्चों के लिए बेची थी। अच्छा। और कहा कि ऐसी जरूरत के लिए तो कर्ता यानी परिवार का मुखिया अगर संपत्ति संयुक्त होती भी तब भी बेच सकता था। तो मतलब हर एंगल से बचाव पक्ष का केस मजबूत था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो यही निकला। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से, इस डीप डाइव से क्या टेक अवेज हैं? देखिए, ये दो बातें बहुत साफ है। पहली, प्रॉपर्टी का कैरेक्टर तय करना कितना जरूरी है। बंटवारे के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी आमतौर पर सेल्फ एक्वायर्ड ही मानी जाएगी अनलेस आप साबित करें कि जॉइंट फंड लगा है। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है। और दूसरी बात प्रक्रिया की है कि हाई कोर्ट सेकेंड अपील में धारा 100 CPC के तहत फैक्ट्स को दोबारा नहीं खंगाल सकता। उसका काम सिर्फ कानून के अहम सवाल देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने यहाँ दोनों मामलों में मतलब प्रॉपर्टी के कैरेक्टर को समझने में और धारा 100 के दायरे को लेकर गलती की थी। बहुत ही साफ तरीके से आपने समझाया। इसने वाकई संपत्ति विवादों से जुड़े कई कानूनी पेच खोल दिए हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, हिंदू उत्तराधिकार कानून में भी बदलाव आए हैं, तो हमारी अदालतों को ये जो पारंपरिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे पुश्तैनी संपत्ति और आज की जो आर्थिक सच्चाइयां हैं, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? ये वाकई एक अहम सवाल है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है जिसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है।